हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी डीवी मेडिकल अपडेट, आप लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खास करके जो लोग फ्रेशर हैं, कभी रेलवे का कोई डीवी या मेडिकल जो है दिए नहीं है, यानी कभी अपीयर नहीं हुए किसी डीवी या मेडिकल में, वो बहुत ज़्यादा परेशान है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी और मेडिकल को लेकर के भी कि मेडिकल में कितना टाइम लगेगा, क्या कोई मेडिकल में बाहर होता है या फिर नहीं होता है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी कोई बाहर हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे फॉर्मेट में नहीं है तो क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा या फिर हमें टाइम दिया जाएगा, यानी कि अंडरटेकिंग मिलेगा, क्या होगा। तो सब कुछ यहाँ डाउट क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। आप जान रहे हैं कई जोन्स में डीवी मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं और आज से हमारे गोरखपुर में भी डीवी स्टार्ट हो चुका है और मेडिकल भी स्टार्ट हो चुका है। आप जान रहे हैं गोरखपुर बोर्ड में जो है, मतलब गोरखपुर जोन में 5 हॉस्पिटल हैं मेडिकल के लिए। एक आपका गोरखपुर है और एक आपका लखनऊ है, एक इज्जत नगर है और 2 आपके वाराणसी में हैं। ठीक है, 5 हॉस्पिटल टोटल हैं। इज्जत नगर को आइजेड नगर भी कहते हैं। तो मतलब आइजेड नगर कहाँ है आपका? बरेली में पड़ता है। तो 5 हॉस्पिटल हैं। तो आप मेडिकल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आज मेरा डीवी है तो मुझे मेडिकल के लिए कब रिपोर्ट करना होगा, क्या मुझे आज ही रिपोर्ट करना होगा, बाहर जाएगा तो कैसे मैं आज पहुँच पाऊँगा। बहुत से सवाल है आपके मन में, या फिर कल रिपोर्ट करना है सुबह या फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट करना है। तो फिर फ्रेंड्स, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल काम रहिए, कोई इश्यू नहीं होगा। जहाँ जो इश्यू होगा, जो ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे आपको हेल्प करने का ही प्रयास करेंगे, वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, आपको मतलब कहीं से भी परेशानी नहीं आने देंगे। और एक सवाल आप लोग का चल रहा है, क्या सुबह 8 बजे एंट्री हो जाएगा तो क्या मैं रात 8 बजे वहाँ से निकलूँगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जैसे जैसे डीवी होते जाएगा और निकलता जाएगा, ऐसा है बिल्कुल मेडिकल के केस में भी है। जिसका जैसे मेडिकल कंप्लीट होते जाएगा वो निकलता जाएगा और मेडिकल का भी कोई फिक्स रिपोर्टिंग टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आज के हम रिव्यू की बात कर लेते हैं, स्पेशली आज गोरखपुर में क्या हुआ है, आज के डीवी में क्या हुआ, आज मेडिकल किसी का स्टार्ट हो पाया या फिर नहीं हो पाया, क्या हुआ, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सभी का रिपोर्टिंग टाइम जो आज 8 बजे दिया गया था। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें आप लोग अपना अपना सीरियल नंबर चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा उस डेट का कि आपका मतलब डीवी कितने बजे ऑलमोस्ट हो सकता है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि आपको रात 8 बजे तक रुकना पड़ेगा या फिर आप 11-12 बजे तक फ्री हो जाएंगे या फिर 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। मतलब उससे आपको अपना आइडिया लग जाएगा, क्योंकि डीवी में क्या होता है, जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर है, यानी कि आपका जो लिस्ट आया डीवी के लिए, उसमें आप देखेंगे उस डेट में कितने नंबर पे आपका आ रहा है। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया, कि इतने घंटे में आपका नंबर आ सकता है। और मैं बता दूं, जो आपका नंबर आ जाएगा तो वहाँ अंदर एंट्री के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। क्योंकि वहाँ पे करना ही क्या है, उनको उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। और सबसे कम प्रॉब्लम तो यूआर वालों का है, क्योंकि उनको किसी फॉर्मेट का झंझट नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल क्या करना है, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, मार्कशीट्स लगाने हैं। तो इसमें रेलवे ने कोई इसका फॉर्मेट दिया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ उनके पास पहले से होता है। किसी के पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट तो किसी के फॉर्मेट कोई बनवा पाएगा नहीं। जो अदर सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे रिजर्वेशन के लिए होते हैं या फिर इनकम के लिए होते हैं, वो रेलवे फॉर्मेट पे कोई बनवा सकता है। बट जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स वगैरह है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करें यूआर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वैसे आपके डीवी कॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, डीवी नोटिस में भी आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है और इससे पहले से भी कंफर्म था यही चीज़ लगने वाले हैं। तो यूआर लोग क्या करना है मैं बताया, जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स लगेंगे। अगर आपके पास आधार है तो आधार ले जाइए, या फिर कोई अदर आईडी है तो वो भी लेकर के जा सकते हैं। वैसे लगभग सभी पास आधार होगा ही होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये कंपलसरी तो नहीं है, बट हर एक स्टेज पे आपको आधार के लिए परेशान किया गया है और कैंडिडेट्स हर एक स्टेज पे डरे हैं कि मेरे पास आधार नहीं है तो क्या होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ भी मैंडेटरी नहीं है, पीईटी भी मैंडेटरी नहीं था और इससे पहले भी यानी कि सीबीटी में मैंडेटरी नहीं था। वो आधार किस लेते हैं, केवल आपका बायोमेट्रिक के लिए, और बायोमेट्रिक आप आधार नंबर से भी करा सकते हैं अगर आपके पास फिजिकली आधार नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ है, आप कोई एक अदर आईडी रख लेंगे और सभी का कम से कम 2-2 कॉपी करा लीजिए। ठीक है, और उसे सेल्फ अटेस्ट भी कर लीजिए। सेल्फ अटेस्ट जरूरी होता है कोई भी डॉक्यूमेंट कराना, यानी कि अगर मैं बात करूँ यूआर के लिए, तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, आधार कार्ड, फ़ोटो, 6 फ़ोटो रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका फ़ोटोज़ वगैरह हो गया, आई थिंक और कुछ तो नहीं बच रहा है। इतना चीज़ आपको मतलब ले करके जाना है। बाकी इनकम वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूआर में आप ईबीसी तो आ नहीं सकते अगर यूआर से हैं तो आपके लिए इतना चीज़ सफिशियंट है।
बाकी पेन वगैरह वो लोग खुद वहाँ पे देंगे, आपको डिक्लेरेशन वगैरह फिल करना होगा जिससे आपकी हैंड राइटिंग मैच की जाएगी कि आपकी हैंड राइटिंग जो है पीईटी के टाइम जो लिखे थे उससे मैच करेगी नहीं कर रही है, जो आप सीबीटी टाइम लिखे थे डिक्लेरेशन उससे मैच करेगी नहीं कर रही है। और बायोमेट्रिक भी इसलिए चेक किया जाता है। तो बहुत से लोगों को बायोमेट्रिक मिसमैच का इशू आता है, लेकिन उसे भी सॉल्व कर दिया जाता है कुछ दिन में, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक मिसमैच का भी कोई इशू नहीं होगा, हैंडराइटिंग मिसमैच कोई इशू नहीं होगा। अगर कहीं थोड़ा सा उनको दिखता है डिफरेंस, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं वहाँ पे कर्सिव लेटर में लिख दिया, यहाँ नॉर्मल लेटर में लिख दिया, यहाँ आर एस में वहाँ आर एस में, तो ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका वहाँ पे लगभग सभी लेटर यूज़ होता है, इतना बड़ा डिक्लेरेशन दिया जाता है। तो एक लेटर की वजह से आपको ऐसा मतलब वो जस्टिफाई नहीं करेंगे कि आप कोई अदर कैंडिडेट हो, वो नहीं हो जो वहाँ पे थे। ठीक है, तो एक लेटर किसी का भी चेंज हो जाता है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो डीवी में अगर बात करूँ तो बहुत नॉर्मल डीवी हो रहा है जैसे हो रहा है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें सर्टिफिकेट्स वगैरह की, कि किस कैटेगरी के लिए क्या सर्टिफिकेट लग रहा है, किस फॉर्मेट का लग रहा है, किस डेट का लग रहा है, क्या आपको नोटिफिकेशन के टाइम का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर लेटेस्ट चाहिए, क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जब ये नोटिफिकेशन आया था 2019, तभी से मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आप लोग सर्टिफिकेट्स को लेकर के परेशान ना हो। अगर आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप उसे यस कर दो, रिजर्वेशन के लिए यस कर दो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो। तो आप लोग यही करते, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन के मतलब ये जो फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। मैं क्या बोला था, पिछले वैकेंसी में भी ऐसा ही लिखा था। रेलवे यहाँ पे लिखता है बट इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करता है। तो सच्चाई आपके सामने आ चुका है, अमेंडमेंट्स करके रेलवे अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि आप कभी का भी यानी बाद का भी अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए बेटर यही है कि आप लेटेस्ट फॉर्मेट पे अपना सर्टिफिकेट्स जो है रेडी कर ले और बिल्कुल रेलवे के फॉर्मेट पे। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ भी परेशान हो जा रहे, कह रहे हैं कि मैं रेलवे का फॉर्मेट प्रिंट करा लिया हूँ लेकिन उस पर केवल तहसीलदार का साइन या मोहर है, तो क्या वो काम चल जाएगा। तो भाई अगर तहसीलदार से काम चल जाता उसके साइन या मोहर से, तो रेलवे अपना स्पेशल फॉर्मेट क्यों देता है, क्योंकि सारा मैटर तो वही होता है जो आप ऑनलाइन कराते हो। ठीक है, तो तहसीलदार का साइन अगर एक्सेप्ट करते हैं यानी कि नॉर्मल वो सेंट्रल ओबीसी भी एक्सेप्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सेंट्रल और स्टेट ओबीसी का क्या लफड़ा है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आ जाते हैं, कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जो और मतलब कि एससी में भी जाते हैं और फिर स्टेट लिस्ट में ओबीसी या फिर एससी हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाता है उनका, सेंट्रल लिस्ट अलग हो जाता है और स्टेट लिस्ट अलग होता है। इस वजह से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों भी परेशान हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि तहसीलदार साइन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको तो बनवाना ही पड़ेगा, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का जो है आपका तहसीलदार लेवल का लग रहा है, एससी एसटी का तहसीलदार लेवल का लग रहा है, और जो ओबीसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है वो आपका डीएम का लग रहा है। उसमें डीएम ईटी से लिखा है, एसडीएम भी चल जा रहा है जैसा कि एनटीपीसी लेवल 5 में भी चला था। और जो तहसीलदार वगैरह लेकर के गए थे उन्हें अंडरटेकिंग मिला था। तो इसमें अभी तक किसी को अंडरटेकिंग तो नहीं मिला है, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपेयर रहो अच्छे से, क्योंकि अगर आप अभी लेट करोगे या फिर गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पे दोगे तो फिर क्या होगा, आपका फर्स्ट पेमेंट में नाम नहीं आएगा, आपको विदहेल्ड कर दिया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सही फॉर्मेट में लगाना है ताकि आपको कोई इशू ना हो और फर्स्ट पैनल में आपका नाम आ जाए। ठीक है, तो ये रहा ओबीसी का मैटर, मतलब किसी भी कैटेगरी का मैटर। बात करें मेडिकल का तो फ्रेंड्स मेडिकल जैसे मैं बताया आपको 5 हॉस्पिटल है, 5 हॉस्पिटल अलॉट हो रहे हैं। वहाँ पे आपको कहीं भी भेजा सकता है, रैंडमली भेजा जाता है। मतलब कि क्या होता है, वो जैसे कई टीम बैठी रहती है वहाँ पे, यहाँ भी बैठी ऐसे ही हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, एक पहले सीरियल बनाए रहते हैं कि मैं अगर एक को गोरखपुर रख रहा हूँ तो दूसरे को लखनऊ रखूँगा, तीसरे को आइजट नगर रखूँगा, चौथे को बनारस के एक हॉस्पिटल, फिर पाँचवें के बनारस दूसरे हॉस्पिटल। ऐसा ये लोग करते हैं और ऐसा यहाँ भी कर रहे हैं। बट वो भी ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि कोई यहाँ लोकल का गोरखपुर में ना पड़ जाए। तो जो गोरखपुर के आसपास के उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है वो लखनऊ की होती है। ठीक है, तो आप लोग यही एक्सपेक्ट करके चलो जो गोरखपुर के आसपास के हो उनका जो मतलब मेडिकल है लखनऊ हो सकता है। और मैं बता दूँ मेडिकल डेट की वैलिडिटी की, तो आप क्या है जब डीवीस छूटते हो तो तत्काल आप हॉस्पिटल पर रिपोर्ट कर सकते हो, अगर हॉस्पिटल डिस्टेंस आपके पास में है डीवी सेंटर के पहुँच सकते। तो जैसा कि गोरखपुर में डीवी हो रहा है, तो अगर गोरखपुर में आपको मेडिकल है तो आप तत्काल वहाँ जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो, आपका तत्काल मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका उस दिन मेडिकल कंप्लीट ना हो, फिर एक रात रोक लिया जाएगा कि आपको अगले दिन बुलाया जाएगा। और जिनको चश्मा वगैरह का इशू है वो मान के चले उनको 2 दिन लगने वाला है मेडिकल में। ठीक है, अब जिनका एक थोड़ा डिस्टेंस अधिक जैसे लखनऊ जाना है, बनारस जाना है या फिर इज्जतनगर जाना है, उनको मतलब कि अगले दिन ही रिपोर्ट करना होगा, परेशान नहीं होना है। और वैलिडिटी उसकी 7 दिन की होती है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।